माफ कीजिएगा, तो और कमाल करता हुआ दिखेगा पीएल ये वागिल साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमानों का स्वागत करने का। सेठी साहब, पालिया साहब। गुड मॉर्निंग, आप दोनों को स्वागत है आपका। पालिया साहब, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक अनिल जी रहेगी टाटा मोटर्स डीवीआर। ये स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ट्रेंड कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड में है स्टॉक, और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पर अब ये अगर हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पूरे सेक्टर में देखें तो एक मोमेंटम बना। तो टाटा मोटर्स डीवीआर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की सलाह रहेगी। 240 से 250 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर्स डीवीआर में। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो इसको ऐड करें, 165 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। टाटा मोटर्स डीवीआर लॉन्ग टर्म पिक रहेगी। ओके, टाटा मोटर्स हमें पसंद है। टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा मोटर्स पर व्यू भी ले रहे थे पिछले हफ्ते, वागले साहब के पूछ भी रहे थे कि क्या है इस पे व्यू, और हमारा व्यू तेजी की तरफ था ही। और टाटा मोटर्स डीवीआर भी साथ साथ, टाटा मोटर्स डीवीआर भी हमारा एसआईपी स्टॉक रह चुका है, ये भी कमाल करने की तैयारी में। तो यहां पर आप करें खरीदारी, ये राय है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब, आज की लॉन्ग टर्म पिक बताएं, उससे पहले पिछली बार वाली आपकी पिक तो शॉर्ट टर्म निकल गई। आपने बताया तो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल बताया था, इंडिया ग्लाइकोल कौन सा निकली शॉर्ट टर्म, तो आज की भी लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म निकलेगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इंडिया ग्लाइकोल के लिए अभी भी जिक्र किया, थोड़ी देर पहले भी मैं सुन रहा था। आज सिमी जी ने रिकमेंड किया है, तूफानी तेजी हुई है। ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में वैसे शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे दिया था, जब ये जो एथेनॉल की स्टोरी चल रही थी, क्रूड के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे, तो उसको प्ले करने के लिए बेस्ट पिक था। 690 के लेवल्स पे दिया था अनिल जी, आज तो कमाल हो गया, ये 980-90 के लेवल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार पिक रही, और निवेशकों को अच्छा पैसा बना होगा, ट्रेडर्स को भी अच्छा पैसा बना होगा। बाकी अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक दमदार स्टॉक है। अभी राजेश पालवे जी ने भी एक ऑटो कंपनी का ही रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म पिक के लिए। मेरा भी एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, जो कि सोना कॉम्स के नाम से ट्रेड होता है। स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 570 का। ये भी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द ऑटो कंपोनेंट स्पेस, और क्लियरली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है। कंपनी बहुत ही सीरियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो स्पेस है उसमें फोरे कर रही है। फिर हाल ही में हमने देखा ऑटो के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट किया, और उसमें भी जो एक्चुअल फोकस था वो ईवी के ऊपर ही था, तो उसका भी एक फायदा मिलना है। बाकी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, ज्यादा इसके डिटेल्स नहीं है, फाइनेंशियल डिटेल्स हाल ही की लिस्टिंग है, बट जो जून क्वार्टर के भी नतीजे थे बहुत ही दमदार थे। मार्जिन में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। एक सॉलिड ऑर्डर बुक है करीबन 14,000 करोड़ की, एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदे। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 700 रुपए। 9 से 12 महीने तक के लिए टारगेट है 700 रुपए। सेठी साहब को सिर्फ 3 तरह की कंपनियां पसंद है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैं बताता हूं आपको। कुणाल जी, राकेश जी हमारे साथ, अभी भी आपने सुना होगा, सेठी साहब ने इंडिया ग्लाइकोल की भी बात की, सोना बिल। 3 तरह की बहुत कंपनियां जबरदस्त पसंद है। एक तो ये सॉलिड, दूसरी जबरदस्त, और तीसरी शानदार। आप कभी भी चेक कर लेना सेठी साहब की रिकमेंडेशन में। जैन साहब बराबर है ना, जरा इंडिपेंडेंट जैन साहब, उनसे अप्रूव करवा लिया जाए। सही है, और साथ में बेहतरीन भी है। हाँ, नहीं बेहतरीन तो मेरा वाला है। बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल तो सबसे बेहतरीन तरीके से मैं ही करता हूँ, लेकिन सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में, हाँ, सेठी साहब की रिकमेंडेशन में सॉलिड, शानदार, जबरदस्त, इन 3 में से एक तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वो पिक ही नहीं है फिर ऐसा। आइए, तो सेठी साहब को शानदार स्टॉक पसंद है, सोना बीएलडब्ल्यू, जहां पर खरीदारी करने की राय 700 के टारगेट के लिए। आइए जैन साहब, आप बताइए अपनी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है नेस्को,
और हम सब जानते हैं बॉम्बे वाले, और आपके तो ऑफिस से लेकर घर तक में नेस्को आता है बीच में। और देखिए आईटी पार्क्स, एग्जीबिशंस, माइस के बिजनेस में है, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग में है, इंजीनियरिंग में है, और इनकी जो कंपनी है इंडेब्रेटर, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सरफेस प्रिपरेशन इक्विपमेंट्स बनाने में, और ओनली कंपनी विद इट्स ओन फाउंड्री एंड एब्रेसिव्स। तो बेसिकली 1939 से ये कंपनी कार्यरत है, और अब एग्जीबिशंस में तो ऐसा हो गया कि एकदम सिनोनिमस नेम हो गया बॉम्बे में। और आईटी पार्क्स भी देखिए, मैंने रिसेंटली निडलॉन रेकमेंड किया था जेम्स आपके जेम्स में, और वो वहां से करीब 15-16% ऊपर ऑलरेडी उसी दिन हो गया था। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स अब सारा बहुत अच्छा करने वाले हैं, और रीओपनिंग की थीम ऑलरेडी आज स्कूल्स कॉलेजेस कुछ ओपन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे चीजें और बेहतर होंगी, और ये एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस और माइक्स का बिजनेस जो एक बार थोड़ा सबड्यूड हुआ था, अब वो और बेहतर करेगा। और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है। देखिए ऐसे एक रियल एस्टेट का भी एक अच्छा खासा ये प्ले है, और वहां पे अगर डेट फ्री कोई कंपनी मिलती है तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, चूंकि रेंटल की इनकम, लीज रेंटल्स बहुत आते हैं, तो 59% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की, और अच्छा खासा करेक्ट हो, ऊपर के लेवल से करीब 700 रुपए के लेवल, 697 टू बी प्रिसाइज, वहां से 600 रुपए आ चुका है। और अब मुझे लगता है कि जो FIIs दिया है 7-8% वो होल्ड करते हैं। एक टाइम पे नारायण मूर्ति जी की कैटामरान भी इन्वेस्टेड थी इस कंपनी में, छोटी इक्विटी है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगते हैं मुझे, 580-600 के लेवल से जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। सो आई फील कि इस कंपनी को ले, इतनी पुरानी कंपनी और इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटली, और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, मैंने पहले भी 2-3 बार किया है, और बहुत नीचे के लेवल्स पे भी पहले मैंने एक बजट पिक के तौर पे दिया था जब स्टूडियो में था मैं बॉम्बे में, तब से लेकर आज तक मैं हरदम बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और मुझे लगता है कि आराम से ये स्टॉक 750 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए खरीदना चाहिए। तो नेस्को है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से 10 की कमाई के स्टॉक के तौर पर 950 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है। इस 750, माफ कीजिएगा, 750 तक का टारगेट है। 6 से 9 महीने के लिए खरीदारी करने की राय यहां पर आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस काफी टाइम के बाद मेरे रडार पर आ रहा है। जैसे ही इसने 240 के लेवल ब्रेक किए, अभी 242 है। मुझे लगता है ये 8 से 10 रुपए की मूव बहुत जल्द दे सकता है। 250 का मेरा टारगेट होगा, और ये आज का व्यू है, और मेरा स्टॉप लॉस 239 का होगा। 239 अगर ब्रेक होता है तो आप निकल जाए तो 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी, और ऑन द अपसाइड 252 का टारगेट, तो 7 से 8 रुपए का व्यू है। 250-252 के टारगेट के लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में करें खरीदारी। 240 के ऊपर ब्रेकआउट आने की तैयारी इस वक्त वागले साहब को नजर आती है। इस स्टॉक में धुले बिसरे स्टॉक्स, ये भी एक जमाना था इसकी ग्लोरी हुआ करती थी, बहुत भागता था, अब धीमे धीमे ठंडा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर से तेजी की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी। हमारी भी तैयारी आगे बढ़ने की। बताएंगे हमें पोजिशनल पिक पालविया साहब, लॉन्ग टर्म पिक वो बता चुके हैं, टाटा मोटर्स DVR। बताएं सर आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। पोजिशनल पिक जो रहेगी वो रहेगी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, GSFC। ये स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर मंथली सेटअप में देखें तो पिछले 5 से 6 मंथ का एक जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से हमने पिछले वीक में इसमें स्टॉक में एक एक्शन देखा है, और आज के बाद ओपनिंग के बाद से भी इसमें एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं वीकली और डेली सेटअप के हिसाब से, ये स्टॉक में हमें लगता है 170 तक की अपसाइड यहां से बनती हुई दिखेगी, तो 170 के टारगेट के लिए बाय करना है GSFC। करंट लेवल से कोई भी डिप मिलती है 134, 128, ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 118 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट होंगे 170 तक के। ओके, 118 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट, GSFC में करें खरीदारी। सेठी साहब बताएं सर, सोना BLW के बाद आपकी पोजिशनल पिक।
बिल्कुल अनिल जी, ये जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है एक पेपर स्टॉक है, और मुझे याद है अनिल जी इसी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को आपने भी इस सेक्टर को टच किया था, और जो भी आपके भी जो व्यूज थे उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है जिस तरह की तेजी पेपर प्राइजेज में इंटरनेशनली आई है, और जिस तरह से हमने देखा चाइना में जो प्लांट शटडाउन पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से, कोल शॉर्टेज की वजह से, पावर शॉर्टेज की वजह से हुए हैं, तो वहां पे जो सबसे बड़ी पेपर कंपनी है उन्होंने अपना प्रोडक्शन कट किया है, प्राइजेस वहां पे 10 से 15% तक बढ़ाए गए हैं, तो उन सब का फायदा पेपर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और वहां से मैंने आज सेशेशाई पेपर को पिक किया जो कि अभी 181-182 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और आज तो अनिल जी कोइंसिडेंटली महाराष्ट्र में भी स्कूल्स की रीओपनिंग हुई है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा पेपर कंपनीज को देखा जाना चाहिए। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, अच्छे मार्जिन है, नॉर्मल ईयर में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 21% रहता है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है, 10-11 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 42-43% की हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है। और एक इस छोटी कंपनी जो 1100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में FIIs और DIIs मिलकर अराउंड 25% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अत्यंत कैपिटल का अराउंड 7% हिस्सा है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है पोजिशनली, इसमें खरीदारी करने की सलाह है 181-82 के आसपास, और मेरा इसमें 200 रुपए का पोजिशनली टारगेट है, स्टॉप लॉस 175 रुपए का रखें। ओके, तो ये है आपके लिए सेशासाई पेपर, यहां पर आपको करनी है खरीदारी 200 रुपए के टारगेट के लिए। एक बार जरा डिवीज लैब को पुल अप करिए। सुबह जो इस पर बात हो रही थी 10% यहां पर वायदा कारोबार में इसने लेवल छुआ है, अभी 9.5% के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त एक्शन डिवीज लैब में बनते हुए दिख रहा है। 5300 के लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं, 3500 के लेवल पर अंजील ने कहा था आराम से करिए खरीदारी, पोजीशन होल्ड करिए, 5000 के लेवल ये दिखाएगा आपको, और आज 5000 के पार आपको डिवीज जाते हुए दिख रहा है, 10% का मूव। एस्ट्रल इस पर भी रखे नजर, 6.5% का एक्शन इस पर भी आ रहा है, यहां पर भी एक बड़ी मूव है। पर आइए कुछ और दमदार कॉल्स ले रहे हैं हम एक्सपर्ट्स के साथ। 10 की कमाई, चलते हैं विश्वेश जी के पास, उनकी कॉल के लिए। विश्वेश जी बताएं सर। दीपांशु, मेरी ओर से 10 की कमाई का जो स्टॉक है वो मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन अभी मैं डबल कन्विक्शन से रिकमेंड करूंगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस की जो मूवमेंट है और कहीं ना कहीं जो उसके प्रेडिक्शन है वो काफी हायर आ रहे हैं। स्टॉक का नाम है धामपुर शुगर। धामपुर शुगर 317 के आसपास है, मैंने ऑलरेडी एक बार 280-300 की रेंज में रिकमेंड किया था। मुझे लगता है ये स्टॉक में 400 प्लस के टारगेट होने चाहिए, और ये स्टॉक का लास्ट वीक जो एक लोअर लेवल से रिकवरी आया है, इट इज कंफर्म नाउ कि स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश लेवल पे खरीदारी करें, थोड़ा सा नीचे मिले तो भी ऐड करें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 280 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और मुझे लगता है 400 के टारगेट होने चाहिए 1 से 2 महीने में। ओके, तो 400 के टारगेट, धामपुर शुगर एक और शुगर काउंटर जो आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। सिमी जी आप भी बताएं आपकी 10 की कमाई का आइडिया। दीपांशु, अभी के लिए मेरा 10 की कमाई का आइडिया होगा CSC। लगातार लास्ट 3 वीक से मैंने CSC को रेकमेंड किया है, और मैं अभी भी मैं मेंटेन करती हूँ। 93 के आसपास है, स्टॉक आगे जाएगा, और स्टॉक में जो रिसेंट हाई बना है 52 वीक हाई वो 96, 90 के आसपास है। ये हाई क्रॉस होना पड़ेगा दीपांशु। जब 96, 90, 97 का लेवल क्रॉस हो जाएगा तब जाके इसका मिनिमम टारगेट 100, 105 और 110, ये तीनों टारगेट्स के लिए CSC को मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। करंट लेवल पर खरीदिए, 90 के नीचे एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 1 से 2 महीने का नजरिया से। इनफैक्ट मैं ये जो मोमेंटम और जो वॉल्यूम के साथ इसमें कामकाज हो रहा है देख रही हूँ, उसके बलबूते पर लग रहा है कि शायद ये जो मैंने टारगेट्स दिए हैं 97, 100, 105, 110, ये सारे टारगेट्स 1 से 2 महीने के बीच में आना चाहिए। तो 90 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए CESC। पूरा समर्थन है सिमी जी आपके कॉल पर अनिल जी की तरफ से भी, क्योंकि फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में ही अनिल जी ने कहा था कि ट्रेडिंग के लिए 90 के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी थी। 95, 99 और फिर इवेंचुअली 110 के टारगेट्स हैं, और दिवाली तक 125 तक के टारगेट्स भी दिए गए हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर, ट्रेड के बेसिस पर अनिल जी का भी पूरा सपोर्ट है, और लगभग सिमिलर टारगेट्स ही दिए हैं। 95 का जो पहला टारगेट था उसके बेहद करीब भी स्टॉक आपको आते हुए दिख रहा है। पर CESC नजर रखिए, और भी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। 10 की कमाई में सिमी जी की भी पिक है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स लेनी है सिटी साहब और पालविया साहब की तरफ से भी, साथ ही GR इंफ्रा की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, और कुछ बेहतरीन लिंक आइडियाज भी आपके लिए। बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। SPL मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दोनों मेहमान तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ, लेकिन उन्हें करना होगा इंतजार।
क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में सिमी जी चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी कॉल को रोकना मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके स्टॉक्स जो तेज दौड़ लगा रहे हैं, तो पहले सेठी जी और पालिया साहब को इंतजार करवाते हैं, वैसे माइंड भी नहीं करेंगे दोनों, और करे तो भी सिमी जी को तो पहले मौका देना जरूरी। सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी का सुपर हिट। बताएं सिमी जी। थैंक यू अनिल जी, मुझे पहले मौका दिलवा देने के लिए, क्योंकि स्टॉक में जो मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है वो 2 मिनट वेट करेंगे तो हाथ से निकल सकता है। एक जबरदस्त कॉल मिला है वी गार्ड, स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं है, कैश में है। बहुत ही उम्दा सा ब्रेकआउट 265 के ऊपर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पर, और 265 के ऊपर इसका मिनिमम टारगेट 276 और उसके बाद इसका जो टारगेट होता है वो 285 होता है। 285 का जो लेवल मैंने दिया है ये इसका मई महीने का हाई है, जो इसका 52 वीक हाई भी है। क्रॉस हो जाएगा अनिल जी। करंट लेवल पर लेने का सलाह होगा, 255 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 276, 285 ये 2 टारगेट तो मैंने अभी दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक तो हासिल हो ही जाएगा। उसके बाद 300, 310 का भी टारगेट आ सकता है। वी गार्ड को खरीद कर चलिए, 255 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। तो ये है वी गार्ड आपके लिए खरीदारी करने की आए। 276 का टारगेट जो कि लगभग पहुंच ही चुका है, बात करते करते सिमी जी के, और 285 का टारगेट अगला पहुंचने की तैयारी में। इसलिए सिमी जी देखिए, मैंने आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करवाया, और सेठी जी ने और पालिया साहब ने इंतजार किया। पूछ लेता हूं उनके, सेठी जी आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, बिल्कुल माइंड करने की कोई वो ही नहीं है। सिमी जी को बिल्कुल प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन अनिल जी इसमें नुकसान हो गया। जो मैं स्टॉक देने जा रहा हूँ वो अभी 5-6 रुपया बढ़ गया अनिल जी। 2 मिनट। ओके, सिमी जी के नाम पे आप बिल फाड़ दीजिए। बताइए अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी अभी की शॉर्ट टर्म पिक है, ये जो सेक्टर है आज का फोकस वाला सेक्टर है, यानी कि शुगर का सेक्टर, और मेरी जो लास्ट वीक की पिक है इंडिया ग्लाइकोल, उससे मिलता जुलता ही सेक्टर हो गया। स्टॉक का नाम है आंध्रा शुगर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 665 के लेवल पे था, अभी 670-71 आ गया है। अनिल जी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है विद इन द शुगर स्पेस, और शुगर सेक्टर तो पूरा फोकस में है, जिसके कारण हम सब कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी रिपीट करता हूं, मैंने भी हाल ही में द्वारिकेश शुगर, डालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन सबको रिकमेंड किया है। शुगर के एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ही बढ़े हुए हैं, तो उसका फायदा हो रहा है। फिर सरकार का जो एथेनॉल के ऊपर फोकस है, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके जो इंसेंटिवाइज कर रही है, और फिर जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और सरकार ने हाल ही में कहा वो 100 करोड़ लीटर एथेनॉल भी अवेलेबल कराएंगी ओएमसीज को, तो उसका फायदा हो रहा है शुगर स्टॉक्स को। तो उसमें इस स्टॉक को मैंने इन लेवल्स पे पिक किया। बट जो एक और जो मेजर ट्रिगर है, जो कि बाजार थोड़ा इग्नोर कर रहा है, वो इस कंपनी के पास कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश बनाने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। एक बड़ा प्लेयर है कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश का, और ये जो कमोडिटीज है इनमें तूफानी एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है इंटरनेशनली, और हम देख रहे हैं किस तरह से गुजरात एल्कली जैसा स्टॉक चल रहा है, फिर आपके DCW चल रहा है। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा ट्रिगर आंध्रा शुगर के लिए होगा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 17-18% के हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0.16। पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। और इसकी एक और लिस्टेड स्टॉक है जोसिल लिमिटेड, उसमें 55% हिस्सेदारी है। और ये स्टॉक मुझे जहां तक याद आता है, शायद संदीप जैन ने भी प्री मार्केट इसको कवर किया था। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है। शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 700 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखना है 660 रुपए का। आंध्रा शुगर, पिछले हफ्ते आंध्रा शुगर का स्टॉक सिमी जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा। माफ कीजिएगा, अब भी खरीदारी करने की राय। सिमी जी देख लीजिए, लेट होने में सिर्फ आपके शेयर ही नहीं बढ़ते हैं, सेठी साहब के भी बढ़ते हैं। सेठी साहब ने इनडायरेक्टली बता दिया कि चलो आपने इंतजार करवाया वो तो ठीक है, लेकिन शेयर मेरा भी भाग गया। तो चलिए आंध्रा शुगर खरीदारी करने की राय है। 685 का टारगेट उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, ये है सेठी साहब की पसंद का शेयर। पालिया साहब से भी लेनी है शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताइए सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक।
शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी कैमलिन फाइन साइंसेस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद स्टॉक में अब 200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलरेडी अगर हम देखें डेली वीकली सेटअप तो स्टॉक में एक बड़ी रेंज के बाद कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का इसका एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अब ये ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें लगता है कैमलिन फाइन साइंस को यहाँ से बाय करना चाहिए। जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुए शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 240 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। सो अगर इसको हम वीकली सेटअप पे भी देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अब यहाँ से बनते हुए दिखेगा जो कि इसको 240 की तरफ लेके जाएगा स्टॉक को। तो करंट लेवल से 188 के स्टॉप लॉस से कैमलिन फाइन साइंस बाय करना है शॉर्ट टर्म पिक में। शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर कैमलिन फाइन साइंस, ये भी एक और स्टॉक है जो एसआईपी स्टॉक रहा है 100 रुपए के आसपास, 94 रुपए अगर मुझे ठीक से याद है तो वहां रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था और दुगुने के टारगेट दिए भी थे, हो भी चुका है। अब भी यहां से और आगे की अपसाइड बाकी है, आगे की जिम्मेदारी पाजा साहब की। पाजा साहब धन्यवाद ये स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। देख लीजिए बंसल जी स्टॉक भागे जा रहे हैं धड़ाधड़। अनिल जी देखिए ऐसा नहीं है कि सब पैनलिस्ट के स्टॉक भाग रहे हैं। अनिल जी आपको भी दिल्ली की आबो हवा रास आई है और आपका भी स्टॉक डिवीज लैब अभी तो 5240 का राउंड चल रहा है बट लाइफ टाइम हाई लगाया अनिल जी 5315। तो ऐसा क्या देखा अनिल जी आपने जो डीवीज लैब पर आपने बोला, मतलब कि नया लाइफ टाइम हाई लगा के आया है स्टॉक? बहुत कम कंपनियां ऐसी है जिसका मैनेजमेंट किसी से बात नहीं करता और चुपचाप काम करने में लगे रहते हैं। मसलन एक MRF, आपने कहीं मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा नहीं होगा। वी मुरली साहब हैं, हार्डली आपने कहीं इंटरव्यू देखा, लेकिन काम में ऐसे परफेक्ट है। आज भागने की वजह है कि मर्क ने एक जो दवा का परफॉर्मेंस बताया और गाइडेंस दिया है उन्होंने, उस दवा के लिए चूर्ण बनाने का काम API डिवीज करती है और समझाया जा रहा है कि उसकी वजह से डिवीज का रेवेन्यू सालाना 8-9% बढ़ेगा। ये सोल सप्लायर है, डिवीज ने पहले भी अपने प्रेजेंटेशन में ये कहा है। तो उस वजह से डिवीज में आज इतनी बड़ी तेजी बनी है। मेरे रडार पे था, मैं सोचा भी था कि रिकमेंड करूंगा, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 3-4% ऊपर खुला, उसके बाद ऑफ रडार हो गया, दूसरे स्टॉक्स में बिजी हो गया। लेकिन ये आज इसकी स्टॉक की री रेटिंग होने की बड़ी वजह यह है। तो डिवीज हुआ, IRCTC हुआ, इवन एल्केम लैब में अभी भी बोलता हूँ, एल्केम लैब भी आप ये किसी दिन आप इसको 5000 देखेंगे। सियाराम अनिल जी आपका जबरदस्त। ये तो कैश के वाले तो फिर भी ठीक है कि चलो, फ्यूचर्स वालों में इतनी बड़ी अपसाइड प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। एल्केम लैब भी लाइए, क्या बेहतरीन स्टॉक है। मतलब ये फंडामेंटली इतनी मजबूत। 4000 हो गया, ओ शायद हम 2700-2800 में बात करते तब ये वायदा कारोबार में एंटर हुआ था, तब हमारे 5000 के टारगेट थे। ये बढ़िया और बड़े टारगेट आते हुए दिखेंगे। IRCTC, मतलब आप सोचो मत कि ये रेलवे वाली कंपनी है, बस इसको एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर मेरे ख्याल से दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हिट्स। रोज इतने टिकट्स, रोज इतनी हिट्स, और वो भी मोनोपोली है। और वो भी मोनोपोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आई थिंक ढेर सारा एक्शन है और इन एक्शन पे आपको करना है फोकस। तो हमारी सारी शॉर्ट टर्म पिक्स हो गई। आइए, वरुण तैयार है और जल्दी से एक बार देख लेते हैं FMCG शेयरों में और सेक्टर में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, बताइए वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, तो देखिए FMCG सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफी बेहतर रही है और खासकर Q2 में जो ग्रोथ नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो काफी बेहतर है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो ये हाईलाइट कर रही थी कि पहले माना जा रहा था कि नो डाउट कि कोविड था और कोविड के बाद कहीं ना कहीं उस समय पे लोगों ने काफी हद तक होर्डिंग की थी, उसके बाद जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट कोविड के बाद जो ओवरऑल FMCG सेक्टर की ग्रोथ है उसमें और भी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो Q2 में, यानी कि Q2 FY22 में, यानी कि जुलाई से सितंबर के क्वार्टर जो है उसमें FMCG सेक्टर की जो ग्रोथ है वो करीब 40% के आसपास की रही है। और पैकेज फूड जो है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है, कमोडिटी से रिलेटेड जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे अच्छी बात है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वहां पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। हालांकि जो होम केयर सेगमेंट है ना, वहां पे ग्रोथ थोड़ी कम रही है। खासकर आपके जितने भी सैनिटाइजर्स है या फिर इस तरह के हाइजीन प्रोडक्ट्स है ना, उसकी ग्रोथ थोड़ी कम रही है पिछले क्वार्टर में। अगर आप सिर्फ साल दर साल नहीं देखेंगे, मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्रोथ काफी बेहतर रही है। आप जुलाई का महीना देख लीजिए, वहां पे साल दर साल 60% की ग्रोथ माफ कीजिएगा, मंथ ऑन मंथ 1.5% की ग्रोथ,
लेकिन अगस्त में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और बढ़ गई, मंथ ऑन मंथ 14.5% की ग्रोथ रही। सितंबर में ये ग्रोथ जो है वो और बढ़ गई, करीब 21.5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है एफएमसीजी सेक्टर में वो बढ़ते जा रहा है और हाई बेस पे ग्रोथ बढ़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और एवेन्यू सुपरमार्ट के भी आपने नंबर देखे जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यूज में करीब 46-47% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो Q2 में जो एफएमसीजी कंपनीज है उनकी सेल्स काफी बेहतर रहने वाली है। नो डाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है तो मार्जिन में शायद थोड़ी दिक्कत रह सकती है, लेकिन सेल्स काफी अच्छी रहेगी। और कुछ रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले फेस्टिवल सीजन में और बेहतर ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर का एक्शन। भरपूर ग्रोथ आती हुई दिख रही है और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो डीमार्ट के आंकड़े देख लें और वो उन आंकड़ों के दम पर आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ होने जा रहा है। आइए बढ़ते आगे, वक्त न्यूज पर यूज सेगमेंट का और सुर्खियों में है एक कंपनी हाल ही की लिस्टेड GR इंफ्रा। कुछ ऑर्डर्स मिलने की खबरें और स्टॉक में एक्शन भरपूर। आइए बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। बस हाल ही में 19 जुलाई को पारी की शुरुआत की लिस्टिंग के साथ ही और 837 रुपए का इश्यू प्राइस, स्टॉक लिस्ट हुआ 1700 रुपए के पार, यानी कि दुगुना पहले दिन। और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। GR इंफ्रा 1995 से इस कंपनी की शुरुआत हुई है। रोड हाईवेज बनाने का काम करती है। 15 से ज्यादा राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस है। EPC, बॉट, हैम ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाती है। अब धीमे धीमे रेलवे इंफ्रा की तरफ भी कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के चेयरमैन तो हैं ही, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और 25 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव अग्रवाल साहब का इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का है। आइए अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूँ जिसके लिए आप सुर्खियों में, आपकी कंपनी सुर्खियों में गजब के ऑर्डर मिले जा रहे हैं सर, एक के बाद एक। अभी 30 तारीख को ऑर्डर आया आपको 951 करोड़ का लुधियाना रूपनगर नेशनल हाईवे का। 5-7 दिन पहले अमृतसर जामनगर का आया 927 करोड़ का। पूरे सितंबर महीने में बहुत ऑर्डर्स मिले सर, जरा बताइए इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। अभी रिसेंट 2 ऑर्डर हमें मिले हैं NHAI से। एक 951 करोड़ का लुधियाना रूपनगर का और 927 करोड़ अमृतसर बठिंडा का है। ये दोनों ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में इसमें 2 साल का टाइम है और 2 साल में हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो ये अच्छे ऑर्डर हैं और उम्मीद करते हैं 2 साल तो लगाएंगे नहीं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो अग्रवाल साहब 2 साल के पहले ही कर देंगे आप तो। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहती है सबके 2 साल से पहले पूरा करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम दिया गया वो 2 साल का टाइम दिया गया। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। और ये सुनकर देखकर अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ की इंफ्रा कंपनियां ऐसी हैं जो समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करती है और उसके लिए जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, जो बोनस इंसेंटिव्स मिलता है वो भी आप लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये दोनों ऑर्डर जो बड़े मिले इनके साथ अब ऑर्डर बुक कितनी होगी, कितनी बड़ी है इस वक्त, और थोड़ा आगे का अंदाजा भी दें, कितने ऑर्डर्स के लिए आप बिड कर रहे हैं, कहाँ और संभावना है, जरा ये दोनों बताएं सर। बिल्कुल, अभी सर ये दोनों ऑर्डर मिला के लगभग हमारी जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है करीब 17,000 करोड़ की हो गई है, जो आने वाले करीब 2.5 साल में हमें सबको काम को कंप्लीट करना है। और इस साल भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है, नए प्रोजेक्ट करीब 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। तो हमारा भी टारगेट 8 से 10,000 करोड़ का इस करंट ईयर में और नए ऑर्डर्स लेने का है। तो ये सब मिला के गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा करीब इस साल की ऑर्डर बुक जो लगभग 25,000 करोड़ हो जाए और वो ये 25,000 करोड़ की ऑर्डर हम लोग आने वाले 3 साल में पूरे कर सकें, यही हमारा टारगेट है। अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, काफी नए ऑर्डर काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जी जी जी, ओके। तो अग्रवाल साहब, जो मैं देख रहा हूं आपके क्वार्टरली 2200-2300 करोड़ के आसपास की सेल्स है, यानी कि आप ये समझिए ब्रॉडली आपकी 10,000 करोड़ की साल की सेल्स हो गई। 17,000 करोड़ के आपके पास ऑर्डर ऑलरेडी है, 8-9,000 करोड़, 7,000 करोड़ और मतलब 25,000 करोड़ के आसपास की आपकी ऑर्डर बुक हो जाएगी। यानी कि जितना आपका सालाना रेवेन्यू उसके मतलब अगले 2.5 साल का काम तो आपके हाथ में, राइट? करीब करीब हमारे सेक्टर में यही रहता है। सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सभी में टाइम 2 से 3 साल का टाइम रहता है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं जो भी हाथ में ऑर्डर हैं वो आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर पूरा कर सकें। नहीं तो अगर हम इनको उस
टाइम में पूरा नहीं करते हैं तो प्रोजेक्ट डिले होंगे। तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि 2 से 3 साल के बीच में सारे जो ऑर्डर बुक है वो कंप्लीट हो जाए, और उसी हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि हम जो 3 साल में काम पूरे कर सकें वही काम हाथ में लेते हैं। अच्छा सर, ये आपने 3 तरह के ऑर्डर बताए, बीओटी वाले भी होते हैं, ईपीसी वाले भी होते हैं, हैम भी होते हैं, तो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा कौन से वाले प्रोजेक्ट में होता है, तीनों में फर्क क्या है? आज के जो माहौल में सब हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा कंफर्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो हैम जिसको बोल रहे हैं आप, वो सबसे ज्यादा हम काम उसी में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसमें फर्क ये है सर, पहले केवल एन्युटी होता था, इसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40% ग्रांट गवर्नमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देती है, और करीब 45% का हम लोग इस पर डेट लेते हैं, और 12-13% हमारी इक्विटी लगती है। तो ये एक अच्छा मॉडल है। इसमें लैंडर्स को भी बहुत आराम, मतलब बहुत कंफर्ट है, उनको आराम से इसमें फाइनेंस हो जाता है, और गवर्नमेंट का भी अच्छा फोकस है। और ये काम कंप्लीट करने के बाद 15 साल तक हमें मेंटेन करना होता है, और हमारा जो 60% पेमेंट है वो 15 साल के जो कंसेशन पीरियड है उसके दौरान मिलता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है, कंसेशनर्स के लिए भी ठीक है, और लैंडर्स के लिए भी ठीक है। तो तीनों के लिए एक अच्छा मॉडल इस गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जो हैम का जो मॉडल है। तो आज के दिन जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बिड भी हो रहे हैं इसी मॉडल में बिड हो रहे हैं। बाकी पहले जो टोल, बीओटी टोल होता था वो बहुत कम हो रहा है, उसमें ट्रैफिक का रिस्क रहता था, तो वो प्रोजेक्ट आज कम हो रहे हैं। और दूसरा जो मॉडल है एक सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ईपीसी है। उसमें ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन है, इसमें 100% पेमेंट गवर्नमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे देती है, और उसकी फिर डिफेक्ट लायबिलिटी 4 से 5 साल कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। उस दौरान उनको हमें मेंटेनेंस और डिफेक्ट लायबिलिटी हमें मेंटेन करना होता है। बाकी सबसे ज्यादा अभी मॉडल आज के दिन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम है। बहुत ही बढ़िया, चलिए तीनों का फर्क भी समझ में आ गया। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा पता तो चले ना कि कंपनियों के लिए क्या चीज फायदेमंद है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अच्छा अग्रवाल सर, एक चीज और बताइए कि आप अब बता रहे थे कि भाई पिछली बार जब आपसे बात हुई कि रेलवे की तरफ भी हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे भी बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की तैयारी में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आप बिडिंग कर रहे हैं, जरा वहां के प्लान्स बताइए एक बार। बिल्कुल, हम लोग 2 रेलवे के अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंट हमें एक बेंगलोर मेट्रो का भी करीब 450 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिला है, और क्योंकि गवर्नमेंट का हाई स्पीड रेल जिसको अपन बुलेट ट्रेन कह रहे हैं उस पर काफी फोकस है, तो उसमें भी हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिड कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमें कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं है, लेकिन हम लोग बिड उसमें रेगुलर लगातार बिड हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि रोड हम लोग अभी तक सबसे ज्यादा रोड के ही काम कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी रेलवे और हाई स्पीड ट्रेन ये दोनों काफी गंभीरता के साथ देख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अब जैसे आप रोड्स बनाते हैं, रोड्स बनाने में तो आपकी मास्टरी होगी, इतने सालों से बना रहे हैं, हाईवेज वगैरह में उसमें तो मतलब कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। अब इसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी तो आती है, पहले रोड अलग तरीके की बनती थी, अब आजकल रोड ऐसी बनती है कि मतलब आप 200 किलोमीटर चले जाएं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप हाईवे पे, एकदम स्मूथ, ऐसा लगता है प्लेन में ही बैठे हो। अब उससे अलग हटके फिर आप रेलवे में जा रहे हैं, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती होगी, वो आपकी कंपनी अपने आप को कैसे अपडेट करती है? आप क्या करते हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है किसी भी तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बनाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट्स का, एडवांस मशीनरी का रोल है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट, क्योंकि आजकल सारे आप जो राइडिंग क्वालिटी जिसको बोलते हैं, स्मूथनेस, उसके लिए काफी कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई है, तो उसमें आपको एकदम स्मूथ राइडिंग मिलती है। अभी रिसेंट करीब 10 दिन पहले ही जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है, उस पे हमारे माननीय मंत्री महोदय ने, गडकरी साहब ने उस पे विजिट किया था, और अब हमारे ही प्रोजेक्ट पे उन्होंने 170 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला के उसको टेस्ट किया था उन्होंने। तो वो उन्होंने अपने मीटिंग में भी बताया था, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी उस वीडियो को लोड किया है। तो आज इतनी स्मूथ सड़कें बनने लग गई है कि ठीक है, वो सेफ्टी के हिसाब से वो स्पीड अलाउ नहीं की जाती है, उसमें हाईएस्ट स्पीड 120 किलोमीटर की अलाउ की जाएगी, लेकिन एज टेस्टिंग पर्पज के लिए उन्होंने 170-80 की स्पीड पे गाड़ी चला के देखा। तो ये आज जो नई टेक्नोलॉजी का कमाल है, नए मटेरियल्स आ रहे हैं, काफी सारी प्रिकास्ट टेक्नोलॉजी आ गई आज के, उसकी इसी के कारण हम लोग जो आज इतने हाईवे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काफी सारे ब्रिजेज और ये सब बनते हैं, तो उसमें प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी काफी काम मिली जाती है कि ब्रिजेस का काफी पोर्शन प्रीकास्ट पहले से ही करके फैक्ट्री में और उसको असेंबल कर दिया जाता है साइट के ऊपर। तो ये सब चीजें हैं जिससे काफी चीजें इंप्रूव हो रही है। और रोड की लाइफ भी, दिल्ली बॉम्बे जो हाईवे हम लोग बना रहे हैं वो ईपीसी मॉडल में, काफी बड़ौदा तक ईपीसी मॉडल पे है, लेकिन उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी एनएचए ने 10 साल की रखी है
हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के बाद 10 साल तक उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आने देंगे, और अगर कोई डिफेक्ट आता भी है तो कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेवारी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि शुरुआत में जब हम काम करते थे आज से 20 साल पहले, तो जो डिफेक्ट लाइबिलिटी होती थी 6 महीने या 1 साल होती थी, वो आज 10 साल तक पहुंच गई है। तो हमें लगता है कि अब जो इम्प्रूव्ड मटेरियल और जिससे है कि आने वाले 10 साल तक उस रोड पर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस आएगा नहीं। तो ये सब चीज टेक्नोलॉजी काम में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये सर ये जो नितिन गडकरी साहब ने 170 की स्पीड पे चले वो वाली रोड आपने ही बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं भी उस गाड़ी में मैं साथ था और हमारे एनएचए के कुछ ऑफिसर भी साथ थे। अरे क्या! तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे सड़क पे वो टेस्ट हुआ। क्या बात है। अच्छा, ये कहां से कहां तक की बनी हुई रोड? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, राइट? उसके बीच में कहीं ये रतलाम के पास का पोर्शन था, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में झाबुआ एक जगह है, वहां पे वो उन्होंने विजिट किया था और वहां का ये टेस्ट ड्राइव उन्होंने किया था। वाह, क्या बात है, गजब, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये तो एक बार कुणाल जी ऐसी रोड पे तो ड्राइव करना बनता है। 170 की स्पीड पे मंत्री जी ने गाड़ी चलाई है, इसका मतलब आप सोच रहे रोड की क्वालिटी क्या होगी। गजब, मजा आ गया सर सुन के भी। और जिन आपको तो आनंद आया होगा ड्राइव करके 170 की स्पीड पे, वो भी मंत्री जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब हमारे जानने के लिए। और जी दिल्ली बॉम्बे जो हाईवे बन रहा है जी अग्रवाल, बड़ा अच्छा आने वाले समय में हमारे मंत्री जी का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली बॉम्बे हाईवे कंप्लीट कर लें। ये आज के दिन देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। तो और ये 8 लेन प्रोजेक्ट बन रहा है, एक्सेस कंट्रोल पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस पे आप आनंद ले पाएंगे। दिल्ली से बम्बई बहुत आराम से ट्रक, वो तो हमारे मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ट्रक 14 घंटे में पहुंच जाएगा। कार आप ये समझिए 10 से 11 घंटे में कार से पहुंचेंगे दिल्ली से बम्बई। ये काम आपने बहुत बढ़िया बताया। कभी भी जिस दिन मूड हुआ फिर कुणाल जी राकेश जी को सीधा बोलेंगे शाम के 8 बजे जल्दी से रवाना होइए, सुबह 8 बजे मुंबई स्टूडियो में पहुंचे, शो आज यहाँ से किया जाएगा। तैयार है? बिल्कुल अनिल जी, लेकिन गाड़ी उसके लिए कुणाल जी की लेनी पड़ेगी। अब अग्रवाल साहब आपके लिए रोड बना सकते हैं, गाड़ी तो आपको खुद को इंतजाम करना पड़ेगा। अग्रवाल साहब धन्यवाद आपका। सर आनंद आई आपसे बात करके, और जो काम कर रहे हैं आप माल है, मतलब वाकई में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे जीआर इंफ्रा जो बताते हुए अपने आगे की योजनाओं के बारे में। 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं 950 करोड़ रुपए के आसपास, कुल मिलाकर 1800-1900 करोड़ के ऑर्डर्स इस स्टॉक के लिए, और जबरदस्त एक्शन में स्टॉक आता हुआ दिखा है। लिस्टिंग के बाद से ही बढ़िया तेजी, बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक से जहां पर एक्शन भरपूर है उन पर भी राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। जरा वागले साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इस पर राय दीजिए। 3% मजबूत है, चार्ट देखिए। अनिल जी, ये स्पेस में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सुबह से मोमेंटम है 1300 के पार, जैसे ही ये स्टॉक निकला है काफी मूव आई है और ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 1400 तक मुझे वन वे मूव दिखती है। आपको लेना है थोड़ा से हल्के सी करेक्टिव मूव में 1330, 1320, 1300 के स्टॉप लॉस और 1400 का टारगेट है। 1 से 2 दिनों का है। आज का ये मूव, आज के दिन में ही ये मूव आएगा ये मैं कह नहीं सकता। अनिल जी, मेरे पास एक यही स्पेस में एक कॉल है, अगर आप मुझे परमिशन दे तो। ये प्लीज बताएं सर। बिल्कुल, वागले का वंडर। अनिल जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय करके चले, 444 का भाव है। मुझे लगता है ये 465 तक जाने के लिए तैयार है। अगेन मैं 1 से 2 दिनों का व्यू लूंगा रादर देन टेकिंग अ इंट्राडे कॉल। आपका रिस्क एक 4.5 रुपए का होगा, 440 का स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे जाता है तो उसमें से आप निकल जाए। ऑन द अपसाइड 460 टू 465 का टारगेट, जो यहाँ से 15 से 18 से 20 रुपए आपको मिलना चाहिए आज और कल में। ओके, आज और कल में ये टारगेट्स, और इस बीच 17,750 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं, ब्रेक में आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बग्गा साहब आ रहे हैं लंबे समय बाद। बग्गा साहब 2-3 हफ्तों से मतलब छुट्टी पर थे, अज्ञातवास में। सीधे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के साथ बग्गा साहब का पदार्पण हो रहा है।
ढेर सारी नॉलेज, ढेर सारा ज्ञान, ढेर सारी बातें बग्गा साहब से करनी है, सीखनी, समझनी है। सो मैं हूं, बग्गा साहब हैं, आप सब भी हैं, कहीं जाइएगा मत। लेकिन उससे पहले आप सबसे विदा लेने का वक्त है, हमारे मुंबई के मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, दिल्ली के मेहमानों से हमेशा विदा लेते हैं। मुंबई वाले वागले साहब, राजेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीप का भी शुक्रिया। और मुझे कुणाल जी और राकेश जी के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। और आज तो कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार है, आइए सब मिलकर एक साथ। रेडी है सर? जय हिंद।